दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी जो एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, number of valency electrons except फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट में जो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, और इसी तरह से मिनिमम बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ऐसा क्यों, पर पहले दो पॉइंट लिख रहा हूं मैं, उनको इन दोनों पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अब आ रहा है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -8। तो सबसे पहले आप इन दो पॉइंट्स को ध्यान रखो, और यहां पर भी एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट मेटल। मेटल्स में ये नहीं चलेगा। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूं नाइट्रोजन फैमिली को। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो यहां पर क्या है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो NH2 Np3 होता है। और नाइट्रोजन फैमिली में जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नाइट्रोजन फैमिली में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 है। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 5 इस ग्रुप में। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5, और मिनिमम कितना हो जाएगा। तो मैक्सिमम की बात करूं मैं तो यहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हमारे पास +5, और मिनिमम आएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -8, मतलब -3। ठीक है, तो मैं अभी इसमें डिस्कस कर रहा हूं एंटीमनी और बिस्मुथ एक्सेप्ट में चलेंगे, और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा। मैं कोशिश करूंगा आज वाली क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट भी क्लियर कर दूं, क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक की बात करूं, इवन देन, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक में इनमें क्या है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -3, और मैक्सिमम क्या रहेगी, +5। तो यहां इसका मतलब ये हुआ, ये -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। तो ये आ जाएगा। ठीक है, -3 से +5 तक जाएगा। अब देखो इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, चलो नाइट्रोजन वाले ले लेता हूं मैं। तो NH3, हाइड्रोजन NH2, N2H4, NH2OH, N2, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O3, N2O4 और N2O5, HNO3,
HNO2। मैं होप करता हूं आप 12th के स्टूडेंट हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब ये निकालना तो बेटा आपको आती है कि नाइट्रोजन पे निकालना है, तो इसको X ले लेंगे। 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे +1 आएगा और इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू -3। इस तरह से आप सब पे निकाल सकते हो। N2H4 में निकालो तो N2H4 में क्या हो जाएगा, 2x 4 + 1 इक्वल्स टू 0। नाइट्रोजन 2x हो गया, 4 प्लस तो 2x इक्वल्स टू +8 आ रहा है, सॉरी 2x इक्वल्स टू -4 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि +4 उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर ये है, ये -2 है, इसी तरह से इस पे निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये N2O पर +1 आ जाएगा, NO पर N+ ये आ जाएगा, इस पे ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये है ये वाली। तो इसके मैंने आपको प्रूव करने के लिए कि एग्जाम्पल लिख दिए। एग्जाम्पल से हमको मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है ना। अगर हम HNO3 के नाइट्रोजन पर देखें तो HNO3 के नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, x3 - 2 इक्वल्स टू 0 इज अ +1, तो x इक्वल्स टू +5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान दो बेटा, तो यहां पर इस तरह से -3 से +5 तक चलेगा नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। अब नाइट्रोजन फैमिली के जस्ट पास में अगली फैमिली कौन सी है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन फैमिली है और ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NH2 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 है। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहां पर कितने थे, 5 है, तो यहां नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर पाते हैं। आपके माइंड मैं क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा हूं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी क्यों नहीं एक्सपांड कर पाते हैं। फ्लोरीन का एक ही बॉन्ड हमेशा बनता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बना रहा है, क्यों, क्योंकि इसके वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो उसी तरह से ये अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर पाएगा तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्सपांड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अब ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, जैसे H2O बनाएगा, तो H2O में क्या हो जाएगा, H2O में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन ये बॉन्ड भी इधर जाएगा तो और ये बॉन्ड भी इधर जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन इससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं और हाइड्रोजन पे +1 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो -2 बनाएगा, तो ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। लेकिन ऑक्सीजन -2 के अलावा, ठीक है, ऑक्सीजन -2 के अलावा -1 भी बनाता है पेरोक्साइड में, 0 O2 मॉलिक्यूल में, +1 भी बनाता है और +2 भी बनाता है। लेकिन ये खाली एक ही एग्जांपल है। अगर मैं -2 की बात करूं तो इसकी ये जनरल है, सारे मेटल ऑक्साइड, सारे ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो कॉमन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, H2O, जितने भी मॉलिक्यूल देख रहे हो, KMnO4, K2Cr2, इनमें ऑक्सीजन -2 पे रहता है। -1 खाली पेरोक्साइड के केस में रहता है। -1 खाली किस केस में रहता है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और इस तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। या हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इधर सोडियम होगा तो सोडियम पेरोक्साइड। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, या ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो OO, इस बॉन्ड को हम पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्सी बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्सी बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्सी बॉन्ड। तो इस पेरोक्सी बॉन्ड
ये जो बॉन्ड है, ये तो दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो है क्योंकि सेम एटम है, तो ये बॉन्ड न इधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा, ये बिल्कुल दोनों ऑक्सीजन के सेंटर में रहेगा। तो इस ऑक्सीजन पर देखो कितना आया -1, इस पे भी कितना आया -1। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज से हमको मालूम पड़ जाता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है या ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है। तो ये पेरोक्साइड, जिसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड होगा तो पेरोक्साइड बॉन्ड के अंदर ये जो दोनों ऑक्सीजन है इस पे -1 होगा, और ये जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है O2 मॉलिक्यूल में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी O2 मॉलिक्यूल में। एक ही एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है और उससे कम ऑक्सीजन की होती है। अगर ऑक्सीजन किसी से भी बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, ऑक्सीजन किसी से भी बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड को वो अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन ज्यादा भारी पड़ता है ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पैरामीटर्स पर बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये देख लो O2F में बात करूं, ये वाला ये मॉलिक्यूल है O2F2, ठीक है, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसमें कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, या ये फ्लोरीन खींचेगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो O2F2 में ऑक्सीजन प्लस चार्ज कैरी किए हुए है, जैसे पेरोक्साइड में -1 है, यहाँ +1 है। अब +2 भी आएगा OF2 में। OF2 मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन पर +2 आएगा, OF2। OF2 में ऑक्सीजन पे प्लस फ्लोरीन, ये खींच गया, ये -1, ये। तो आप देख लो इस ऑक्सीजन पर +2 आ रहा है, OF2 के ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की -2, -1, 0, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन -1 पेरोक्साइड में, 0 खाली O2 मॉलिक्यूल में, O2F2 में +1 और OF2 में +2। ठीक है, तो हमने ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या नंबर बोलो वो डिस्कस किया है। अच्छा, अब हम ये देखें तो ऑक्सीजन तो अलग हो गया, तो सल्फर सेलेनियम इनकी बात करें, पोलोनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब हम इस ऊपर जो 2 पॉइंट लिखे हैं, फर्स्ट 2 पॉइंट, तो इसका मतलब 6 इसका जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, जैसे यहाँ -3 था। अब ये -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। तो ये -2 से +6 तक जाएगा, -2 से +6 तक जाएगा, ये -3 से +5 तक जाएगा। और इसके एग्जांपल लिख दिए मैंने, देखो जैसे H2S है, तो H2S जब आयनाइज होता है तो 2H+ और S-2 आयन देता है, यानी H2S के सल्फर पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली मैंने क्या कहा, हमको एग्जाम्पल से मतलब नहीं है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं था, कंसेप्ट से मतलब था। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उस मॉलिक्यूल्स का आप क्या फाइंड आउट कर दोगे, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय 2 किया, ये आ गया लोन पेयर, उसमें ऐड किया सिग्मा। अब ये तो मिलियंस मॉलिक्यूल्स हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अपन हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हैं अगर हमको उसका क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर भी इन एग्जांपल के पीछे मत जाओ, इनको नहीं लर्न करना है। हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल वाइज थोड़ी याद कर रहे थे, तो यहाँ पर भी एग्जांपल की खाली ये तो मैं रेफरेंस के लिए डालता हूँ एग्जांपल आपके साथ। सल्फर है तो सल्फर एसिड फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ एसिड के अंदर 0 हो जाएगा। यहाँ ये देखो SO2 है, SO3 है, तो इस पे सल्फर पे निकाला तो +4 आ जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4।
ये ऑक्सीजन फैमिली की क्या हो गई, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की तो अलग रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्शन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो वैलेंसी नहीं बढ़ा पाएगा। वैलेंसी नहीं बढ़ा पाएगा तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ेगा? देखो, अगर जैसे सल्फर है, सल्फर अपनी वैलेंसी 6 तक ले जा सकता है, तो जैसे SO2 है तो SO2 का ये स्ट्रक्चर है, तो देखो इसमें ये बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया, तो कितना चार्ज आया? +2। ये ऑक्सीजन इधर खींच रहा है, ये ऑक्सीजन, और इधर ये ऑक्सीजन इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा? +4 चार्ज आ जाएगा। अगर मैं SO3 की बात करूं तो SO3 में ये हो जाएगा, अब 6 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो इस सल्फर पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +6, क्योंकि +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो अगर कोई एलिमेंट, इसका मतलब प्राइमरी क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी बढ़ेगी तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना, अदरवाइज कैसे बढ़ेगा? तो आपने यहां देखा सल्फर में -2 से +6 तक जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन यहां एक्सेप्शन है। फ्लोरीन तो केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 0 एंड -1। फ्लोरीन तो केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 0 एंड -1। फ्लोरीन पर तो +1 आ ही नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो कोई है ही नहीं। तो फ्लोरीन का जो यहां पर है, जैसे यहां ऑक्सीजन था, ठीक है, तो यहां फ्लोरीन क्या शो करेगा? फ्लोरीन शो करेगा यहां तो -1 या शो करेगा 0। 0 किसमें? F2 में। F2 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और बाकी फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड है सब में फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, तीनों ही नॉन मेटल है, तो तीनों में फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा और मिनिमम का भी यही लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर देखो, ध्यान देना बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? या नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन वाले फैमिली में 5, ऑक्सीजन वाली में 6, और यहां नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। यहां 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -8, तो -1, यानी वही है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब -1 से क्या हो जाएगा? 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +4 लिखना भूल गया, +4 +5 +6 एंड +7। तो कुल मिला के इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं तो ये है ना HS में H + X - X क्या है? या X की वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगी क्योंकि फ्लोरीन पर भी -1 तो आता ही है, और ये हो गया X2। X2 का मतलब क्या हो गया? X2 का मतलब हो गया F2Cl2 Br2 और I2। HX का मतलब क्या हो गया? HF HCl HBr और HI। ठीक है, अब यहां +1 में HXO HXO2 HXO3 HXO4। अब इस पे अब यहां पर जो X हो जाएगा, यहां पर जो X की वैल्यू आ जाएगी वो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि फ्लोरीन पे +1 नहीं आएगा। और यहां पर भी जैसे ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर ये X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इसी तरह से यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब में। तो इस तरह से आप अब ये देखो, तीनों ग्रुप के आप ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन बिल्कुल बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपके सामने कंपैरेटिवली पड़ा है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन का भी बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, ये बात फिक्स है कि जैसे ये एंटीमनी बिस्मुथ है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला ही हूं,
ये इस ट्रेड को फॉलो नहीं करेंगे, ये तो +3 और +5 शो करेंगे, ये +3 और +5 शो करेंगे। वो क्यों करेंगे? वो इनेट पेयर इफेक्ट की वजह से करेंगे, और इनमें मेटलिक करेक्टर डोमिनेट करता है, तो मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज जनरली नहीं आता है, या यूं बोलो कि रेयर एक्सेप्शंस हैं, रेयरली जो वो भी है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट में जब कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं तब मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको अभी आप कंफ्यूज करो ही मत। अभी तो ये मान के चलो कि मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो एंटीमनी बिस्मुथ पे पॉजिटिव आएगा, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 and +5, +3 and +5। पोलोनियम शो करेगा +4, पोलोनियम शो करता है +4 and +6, पोलोनियम शो करता है +4 and +6, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये नाइट्रोजन फैमिली की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक में तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड मिल जाएंगे, लेकिन एंटीमनी के +3 और +5 मिले, और बिस्मुथ के +3 के ही ज्यादातर मिलते हैं, लेकिन रेयरली +5 के हैं, जो हम जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा, या इनेट पेयर इफेक्ट में भी डिस्कस करूंगा मैं। पोलोनियम का +4 +6, लेकिन बिस्मुथ की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो +3 है, और इसकी जो पोलोनियम की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। ये अभी याद रख लो जब तक कि मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे 11 में पढ़ चुके हो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट भी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कंपैरिजन, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, इसमें क्या है, अब ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और हम बेसिकली, हाँ ये मेटल्स को मैंने अलग कर दिया, 2-4 मेटल्स ही हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो नॉन मेटल्स की जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है। यानी अगर नाइट्रोजन की -3 सबसे ज्यादा स्टेबल है और +5 सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सल्फर की, ऑक्सीजन की -2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, और सल्फर की +6 हाईएस्ट अनस्टेबल है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हेलोजन की -1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये लीस्ट स्टेबल है। तो ये जो +5, ये +6 और ये +7, ये जो +5, ये +6 और ये +7, ये क्या करना चाहेगी, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगी। यानी HNO3 पे नाइट्रोजन पर, N2O5 के नाइट्रोजन पर +5 है, SO3 के सल्फर पर, H2SO4 के सल्फर पर +6 है, HXO4 के हेलोजन पर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, +7 है। तो ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे। तो स्टेबलाइज करने के लिए इनको ऊपर जाना है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है। तो ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन की +5 वाली, सल्फर की +6 वाली और हेलोजन की +7 वाली, ये हमेशा इस ताक में बैठे रहेंगे कि इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबलाइज करें। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये हमेशा इस फिराक में बैठे रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि हम इस सोर्स से, इस स्पीशीज से इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इनके पास जो भी जाता है ये उनके इलेक्ट्रॉन लूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के लुटेरे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे मैंने आप, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या होगा? मैंने जब आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जो करूंगा वैसा मेरा नाम पड़ेगा। तो मैंने अगर आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन किसने किया? आहूजा सर ने किया। तो आहूजा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो इसी तरह से ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड है, HNO3, H2SO4, HClO4, HbRO4, HiO4, ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। इसीलिए ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो HNO3, H2SO4 और HXO4, HClO4, HBrO4, HIO4 कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकते। ये एक की पॉइंट है, याद रख लो बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, ताकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूटते हैं, किसी के भी इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज होंगे। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? डोनेट इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा याद रख लो, ये कंफ्यूजन होता है। तो यहां HNO3 का नाइट्रोजन, H2SO4 का सल्फर, HXO4 का हेलोजन हमेशा ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होंगे। वो ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते। ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते। रिड्यूसिंग एजेंट अगर ये बनेंगे तो इनको दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना है, ये नहीं दे सकते, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों ही इसके निकल गए हैं, है ही नहीं। नाइट्रोजन पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नाइट्रोजन +5 से +6 और +7 में तो जा नहीं सकता। और जब वो नाइट्रोजन +5 से, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से आगे नहीं बढ़ सकती, +5 से +6 नहीं हो सकती, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन देगा? ठीक है, तो जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अब वो आगे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो ये इसका मतलब इस ग्रुप के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मिथ हुआ, ये इन सब का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड होंगे वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको कि नाइट्रोजन फैमिली के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। इलेक्ट्रॉन ही गेन करेंगे, दे तो सकते ही नहीं है, क्योंकि वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही लुट चुके हैं, इनके 5 ही निकल चुके हैं, अब बचे ही नहीं तो देंगे क्या? उसी तरह से सल्फर वाली फैमिली में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का +6 वाला, सेलेनियम का +6 वाला, टेलोरियम का +6 वाला, पोलोनियम का +6 वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। और बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि लेके अपने आप को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सल्फर का +6, ठीक है, -2 में जाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। उसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, अगर इसका इनके सबके +7 वाले, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होंगे। तो देखो इस क्लास से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हाउ टू डिसाइड, हाउ टू प्रिडिक्ट मॉलिक्यूल स्पीशीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉट। ठीक है, तो जनरली देखो आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड्स हैं, जनरली आप देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं। KMnO4 पे Mn+7 है, K2Cr27 पे क्रोमियम +6 है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात आती है ये लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, वैसे तो ये स्टेबल है, पर फिर भी अगर इनके पास कोई पावरफुल एलिमेंट आ गया, तो इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ सकते हैं। अब नाइट्रोजन के पास फ्लोरीन ही आ गया, तो नाइट्रोजन फ्लोरीन से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो नाइट्रोजन N-3 है, नाइट्रोजन पे N-3 है, फ्लोरीन आया तो नाइट्रोजन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे सल्फर पर S-2 है, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन को दे सकता है, सल्फर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे सकता है, S-2
H2S का S-2, H2S का S-2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, S-2 फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी ये जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड हैं नाइट्रोजन फैमिली का -3 और इधर -2 और इधर -1, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब इनकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड, इनके लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड किस तरह से एक्ट करेंगे? इनके लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। H2S अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, HI हम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। खाली एक एलिमेंट F- फ्लोराइड, F- किसके अंदर F- जो होता है फ्लोराइड जो होता है वो किस तरह से एक्ट नहीं करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है, क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन लेने वाला अब तक कोई डिस्कवर ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहां फ्लोराइड एक्सेप्शन हो जाएगा, लेकिन Cl-, Br-, I- एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो अब आपको यह भी मालूम पड़ गया कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे। जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड केवल इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो दूसरी बात देखें हम। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हम बुक में लिखा रहता है HNO2, HNO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है। SO2, H2SO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है। तो ये कैसे प्रिडिक्ट होगा? ये प्रिडिक्ट होगा, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अगर वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, न तो लोवेस्ट है ना हाईएस्ट है, बीच की कोई है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, डिपेंड करता है सामने कौन है। सामने ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, सामने वाला एलिमेंट कम पावरफुल है तो उससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट से के एलिमेंट्स या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एलिमेंट वाले कंपाउंड्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करेंगे। जैसे देखो HNO2 पे नाइट्रोजन पे +3 है, तो इस HNO2 के ये नाइट्रोजन +5 में भी जा सकता है। जब ये नाइट्रोजन +5 में जाएगा, ये नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है बेटा? देखो ध्यान से, +3, और यहां पर कितना आ गया? +5। तो जब वो +3 से +5 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब HNO2 HNO3 में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इसका मतलब जब HNO2 HNO3 में कन्वर्ट हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। समझ में आ गया? और यही अगर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, यही अगर N2 में कन्वर्ट हो जाए तो N2 पे 0 है, तो +3 से 0 हुआ तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये लॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन +3 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा किसी और को। ठीक है ना? तो जैसे ये HNO2 HNO3 में गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए इसने, तो इसका रिडक्शन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और यही +3 जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +3 ऊपर की तरफ जाएगा, -3 की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। वही कंसेप्ट बेटा यहां आ जाएगा कि SO2 और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इस पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? देखो +4 है। जब इस पे +4 है तो ये +4 से +6 में जाएगा। जैसे ये +3 से +5 में गया तो ये +4 से +6 में जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा, SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा
तो SO2 SO3 में कन्वर्ट हुआ, तो देखो SO2 जब SO3 में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस पर +4 है, इस पर +6 है, +4 +6 में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जिसको मिले उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो SO2, तो ये जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट की ये जो कंपाउंड देख रहे हो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस क्लास से आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हुए, और वो ये कंसेप्ट क्लियर हुए कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रुप में टॉप टू बॉटम, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है किसी भी ग्रुप की किस तरह से वेरी करती है, और फिर साथ में ये भी समझ में आया कि कौन से मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जिनके सेंटर एटम पर सेंटर एलिमेंट पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? वो जिनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर, ठीक है, ऑन सेंटर एटम, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन? जनरली लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड रिड्यूसिंग, इंटरमीडिएट वाले एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। तो ये सारे कंसेप्ट से ही आपका पी ब्लॉक इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एक फाइनल कंसेप्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक मेटल्स। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम पोस्ट ट्रांजिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट ट्रांजिशन इफेक्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं, अभी कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक मेटल्स। किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक मेटल, पी ब्लॉक मेटल में, और उसमें भी एल्यूमिनियम नहीं। तो सबसे पहले देखो बेटा, ध्यान देना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। ये पहले मैं एलिमेंट लिख रहा हूं। ऑक्सीजन, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो सबसे पहले ये है डायगोनल लाइन जो मेटल और नॉन मेटल्स को अलग करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दे रखी है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टेटिन पे। तो जो मेटल्स हैं वो ये हैं, जो इफेक्टिव मेटल्स हैं ये हैं। तो इन सबको मैंने हटा दिया, लिख के हटा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इनर पेयर इफेक्ट में केवल किससे मतलब है? मेटल्स से। तो ये हैं पी ब्लॉक के मेटल्स। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3s2 3p1। ये हो गया 4s2 3d10 4p1। इंडियम का हो गया 5s2 4d10 5p1। ये हो जाएगा 6s2 4f14 5d10 6p1। तो क्योंकि हमको मालूम है 4s2 के बाद 3d10 आएगा, ये आएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 + 13, ये है +31, ये है 49 और ये है 81। न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। थोड़ा सा मैं स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। जर्मेनियम, टिन और लेड, और ये पोलोनियम आगे ले लेता हूं।
एल्यूमिनियम, तो यहां पर कौन सा एलिमेंट रह गया? बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन था ये आ जाएगा यहां एंटीमनी, और यहां आ जाएगा बिस्मिथ, और यहां आगे ले लेता हूं पोलोनियम। ठीक है, अब ध्यान दो, ये हो गया हमारा 82 नंबर, ये हो गया 32, ये हो गया 50। तो ये बेटा एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं यहां, ये 32 है, ये 50 है, ये 82 है, और ये 51, 83, 84। इज इट क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, यहां पर ये आ जाएगा 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूं, 4s2, 3d10, 4p2, से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहां पर आ जाएगा 5s2, 4d10, 5p2, और यहां आ जाएगा 6s2, 4f14, 5d10, 6p2। क्योंकि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैलेंसी शेल 1 by 1 इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से मैं इसका लिखूं एंटीमनी का लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 5s2, 4d10, 5p3, और बिस्मिथ का आ जाएगा 6s2, 4f14, 5d10, 6p3, और फाइनली यहां पोलोनियम आ रहा है। पोलोनियम का क्या हो जाएगा? पोलोनियम में 6p4 हो जाएगा बेटा, मैं खाली लास्ट वाला लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इसका हो जाएगा 6s2, 4f14, 5d10, 6p3, तो ये हो जाएगा 6p4। इज इट क्लियर? तो ये तो अभी तो मैंने खाली क्या लिखे हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने हैं। अब आप देखो एल्यूमिनियम को छोड़ दो तो बाकी सारे मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको एक क्लियर वेरिएशन दिख रहा है कि 4s और 4p के बीच में 3d आ गया, 5s और 5p के बीच में 4d आ गया, यहां 6s और 6p के बीच में 4f और 5d, क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 6s के बाद 4f आता है, 4f के बाद 5d आता है, और 5d के बाद इलेक्ट्रॉन 6p में आता है। ठीक है, तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिल किए हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या होता है कि 4s के बाद इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन 4s में पहले आता है फिर 3d में जाता है, तो हम बोलते हैं 4s का, हमेशा ध्यान रखो n-1 d का, या यू देखो जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये लिखा है मैंने 4s2, 3d10, 4p1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ns2, n-1 d10, np1। ठीक है, तो जो ns का यानी 4s का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो 3d से ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज्यादा है। ठीक है, तो 4s, तो यहां पर क्या होता है, जनरली हम ns में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर n-1 में भरते हैं, तो यहां पर आपको जो 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिख रहे हैं पी ब्लॉक मेटल्स में, पहला वाला दिख रहा है आपका ns2npx, ये रहा ns2npx। x क्या है? नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। x क्या है? x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स, इन p ऑर्बिटल। ठीक है, अब वो बोरॉन फैमिली में p की बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम में p की वैल्यू 1 होती है, कार्बन वाले में क्या होता है 2 होता है ना, इस तरह से। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हमारे पास जो आप इनका देख रहे हो, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन पांचों का वो देख रहे हो आप। ns2 तो है ही, लेकिन n-1 d10 npx, x क्या है देख लो, यहां x की वैल्यू 1 है या x की वैल्यू 2 है, यहां x की वैल्यू 1 है या x की वैल्यू 2 है या x की वैल्यू 3 है। तो ये आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है
ये वाला तो किसको फॉलो, ये वाला तो इसके लिए है, और ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये वाले ये एलिमेंट्स, ये देखो ध्यान से, जिसके ऊपर मैंने ये इन सबको मैं इस तरह से लिख रहा हूं। और जो थर्ड वन वाला है वो है NS2 N-2F14 N-1 D10 NPX, यानी ये सबसे बॉटम वाले हैं। थेलियम, लेड, बिस्मिथ और पोलोनियम के लिए थर्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, ध्यान से देख लो, समझ में अगर नहीं आया तो एक बार पोस्ट करके वापस देख लो जो मैं कह रहा हूं, वैसे वेल क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि पी ब्लॉक मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 3 तरह के हैं। समझ में आ गई बात? अब इसमें से क्या होता है कि यहां पर जब पी ब्लॉक मेटल्स, यहां पर एल्यूमिनियम के केस की बात करूं तो एल्यूमिनियम में 3s2 और 3p1, एल्यूमिनियम में क्या है 3s2 और 3p1, इनकी 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, और इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम डायरेक्टली +3 बना लेता है, और इसके तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 3s2 3p1, तो एल्यूमिनियम के जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स है 3s2 3p1, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ केमिकल रिएक्शन में एंटर करते हैं, और जब वो एक साथ केमिकल रिएक्शन में एंटर करेंगे +3 बन जाएगा, क्योंकि 3s2 और 3p1 के बीच में एनर्जी डिफरेंस नहीं है। लेकिन गैलियम के अंदर देखें तो गैलियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गैलियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गैलियम शो करता है +1, गैलियम क्या शो करता है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं, गैलियम शो करता है +1 और फिर शो करता है +3, यानी जब वो +1 शो करता है लोअर, जब गैलियम जब केमिकल रिएक्शन में एंटर करता है, इंडियम जब केमिकल रिएक्शन में एंटर करता है, थेलियम जब केमिकल रिएक्शन में एंटर करता है, तो लोअर एनर्जी पर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बनाता है, एल्यूमिनियम नहीं बनाता है +1, और फिर और ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो ये 4s2 3d10 4p1 है गैलियम का, ये लिख दिया, ठीक। अब गैलियम +1 बना तो 4s2 3d10 हो गया, और फिर 4s के इलेक्ट्रॉन बाद में पार्टिसिपेट करते हैं। होता क्या है बेसिकली, गैलियम, इंडियम, थेलियम, जर्मेनियम, इंडियम, लेड, एंटीमनी, बिस्मिथ, पोलोनियम, इनके जो ns ऑर्बिटल्स हैं, ns ऑर्बिटल ये वाले, यानी यहाँ 4s2 4s 5s2 और 6s2, 4s2 5s2 6s2, 4s2 5s2 6s2 है ना, सब में है देखो। तो ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट होके चले जाते हैं। तो इस 4s2 5s2 और 6s2 इन एलिमेंट्स में, सब में देखो, सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मेटल्स है। इन 9 मेटल्स के अंदर ऊपर वाले दोनों में गैलियम और जर्मेनियम का 4s2, इंडियम, टिन और एंटीमनी का 5s2, थेलियम, लेड, बिस्मिथ और पोलोनियम का 6s2, ये जो होते हैं इनर्ट हो जाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इनके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करने लग जाता है। रीजन ये है कि इनका पेनिट्रेशन पावर n-1d ऑर्बिटल से ज्यादा होता है, तभी तो ये पहले आए। तो क्या हो जाता है, ns2 का जो पेनिट्रेशन पावर है, ns2 जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खिंच के चला गया है, तो ns2 का जो पेनिट्रेशन पावर है वो n-1 d10 से ज्यादा है सेकंड वाले केस में। थर्ड वाले केस के लिए बोलूं तो थर्ड वाले केस में बोलूंगा जो ns2 का जो पेनिट्रेशन पावर है, ns2 का जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा है, किससे, n-2 F14 से और n-1 d10 से, दोनों से ही ज्यादा है। तो क्या हो गया, यहां पर तो ns2 और npx इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा नहीं है, 3s2 के जस्ट बाद 3p1 है, लेकिन यहां भी 4s2 और 4p1 के बीच में 3d10 आ गया। तो यहां पर तो क्या हो गया, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तीनों एक साथ पार्टिसिपेट कर गए, तो ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एल्यूमिनियम +3 शो करेगा।
तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दो ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉब्लम खाली इन 9 दो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट खाली इन 9 एलिमेंट्स में ही है, और ये 9 के 9 पी ब्लॉक के मेटल्स हैं, और इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सा है, ये वाला है, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर NH2NPX इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट? सेकंड वाले में और थर्ड वाले में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस NH2 इस NPX और NH2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आ गया, तो कम एनर्जी पे पहले ये निकल जाते हैं, फिर और ज्यादा एनर्जी देते हैं, और ज्यादा एनर्जी देख के निकालते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के तरफ एटम में अंदर चला गया है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर चला गया, तभी तो हम बोल रहे हैं NH2 का पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो NH को तो कम एनर्जी देके निकाल लिया। अब NH2 को निकालना है तो एक तो अंदर तक जाना है और फिर उस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालना है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो इस पेयर की रिएक्टिविटी कम हो गई, इस पेयर की रिएक्टिविटी कम हो गई, तो एक पेयर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अब देखो, अब यहां पर गैलियम क्या शो करेगा? पहले P के निकलेंगे, फिर 4s2 के निकलेंगे, या पहले P के निकलेंगे, फिर 5s2 के निकलेंगे, या पहले 6p1 के निकलेंगे, फिर 6s2 के निकलेंगे। तो यहां पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई गैलियम की, कौन सी हो गई? +1 +3, इंडियम की +1 +3, थेलियम की +1 +3। इसी तरह से जर्मेनियम में भी क्या हो जाएगा? पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे, फिर ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींच के चले गए हैं, ठीक है, यानी आप समझो, मैं इधर स्पेस है तो लिख रहा हूं, ये 31 नंबर है, ये 49 नंबर है, और ये 81 नंबर है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज है। तो यहां पर ये जो है, ये वाला जो पेयर है वो इधर खींच के चला गया, ये वाला इधर खींच के चला गया, और ये वाला इधर जा रहा है, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इन दोनों के बीच में 3d10 की दीवार आ गई, n-1 10 का वॉल आ गया, और इन यहां से यहां देखो न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत बढ़ गया। आप एल्यूमिनियम और गैलियम में न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस देखो तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ गैलियम इंडियम में 18 प्रोटॉन बढ़ गए, इंडियम थेलियम से 32 प्रोटॉन बढ़ गए, यानी यहां से यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा, यहाँ और ज्यादा बढ़ गया। देखो 81 में से 49 माइनस करो तो 32 आएगा, तो यहां से यहाँ 32 प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो 6s2 काफी न्यूक्लियस के पास चला गया। वो यहां पर भी यही आ जाएगा 4s2 और 4p2। 4p2 न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, तो लोअर एनर्जी पर पहले तो ये +2 शो करेगा, और फिर ज्यादा एनर्जी देंगे तो +4 शो करेगा। टिन में भी +2 और +4 होता है, SnCl2 और SnCl4, SnCl2 एंड SnCl4 होता ही है बेटा। Pb+2 Pb+4 ये सब आपने देखे हुए हैं और अंडरस्टैंडिंग आज आ गई आपके पास। इसी तरह से एंटीमनी में क्या हो जाएगा? पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहले ये 3 निकलेंगे तो ये +3 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 निकलेंगे तो +5 हो गया, तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल। यानी इन सारे एलिमेंट में से पहले, बस अब आप याद रख लो बेटा, रट लो, भले इसको कंसेप्ट तो समझा दिया कि ये जो 9 एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो रहा है, इसमें पहले ये P के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर 1 है तो +1, अगर 2 है तो +2, अगर 3 है तो +3, उसके बाद S के निकलेंगे, ठीक है। जैसे ये बिस्मिथ है तो बिस्मिथ में क्या हो जाएगा? बिस्मिथ में पहले 3 निकलेंगे, पहले 3 निकलेंगे तो क्या हो गया? +3, उसके बाद +5, ठीक है। पोलोनियम में क्या हो जाएगा? पोलोनियम में पहले +4 बनेगा और फिर +6 बनेगा, तो समझ गए। यानी ऐसे p ब्लॉक मेटल्स जो सेकंड और थर्ड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉलो करते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे। ऐसे p ब्लॉक के मेटल जो सेकंड टाइप और थर्ड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉलो करते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे। इनमें इन NH2 की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इन NH2 पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा काम करने लग जाता है, या यूं बोलो NH2 और NPX में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आ जाता है क्योंकि बीच में ये n-1 d10 आ गया, और यहां पर एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा आ गया। देख लो क्यों ज्यादा आ गया? क्योंकि NH2 और NPX और NH2 के बीच में n-2 है 14 और n-1 d10, यानी 24 इलेक्ट्रॉन्स की दीवार आ गई, और 24 इलेक्ट्रॉन्स अगर आए तो न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा 24 प्रोटॉन भी तो बढ़े हैं,
तो ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींच के चला जाता है, और इन सब का शील्डिंग इफेक्ट इस पे पड़ता है, तो इस पर जेड इफेक्ट कम रहता है, तो ये जल्दी बाहर आ जाता है। तो यहां पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, ठीक। तो इन सब में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इन सब का NH2 पेयर लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको पोस्ट ट्रांजिशन इफेक्ट क्यों कहते हैं। तो आप देख लो, ऊपर क्या है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, फिर क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, नहीं मिल रहा है। लेकिन ये देखो इधर आ रहा है पोटेशियम कैल्शियम स्केंडियम टाइटेनियम वेरिडियम क्रोमियम मैग्नीक आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक और गैलियम, यानी गैलियम से पहले ट्रांजिशन एलिमेंट है, गैलियम से पहले फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D, इंडियम से पहले सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है 4D वाली, थेलियम से पहले थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है 5D वाली। तो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो कौन से मेटल्स में मिल रहा है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जस्ट आगे है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जस्ट आगे है, इसलिए हम इसको पोस्ट ट्रांजिशन इफेक्ट भी बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये देखो, ये 4s2 31 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, ये 4s2 32 से अट्रैक्ट हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। ये देखो, ये इंडियम का 5s2 49 प्रोटॉन से खींच रहा है, और टिन का Sn का जो 5s2 है वो 50 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, और एंटीमनी का 5s2 ये वाला 51 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है। तो बताओ 5s2 से किसके 5s2 से इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली इजी निकलेंगे तो तीनों से ही टफ, पर कंपैरेटिवली तो ये 5s2 का इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली निकलेगा इस 5s2 से, क्योंकि लेफ्ट राइट जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 5s2 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। थेलियम में 6s2 81 प्रोटॉन से खींच रहा है, या पीबी में 6s2 82 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, बिस्मिथ में 6s2 83 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, और पोलोनियम में 6s2 जो होगा वो 84 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है। तो हाईएस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट किस पी ब्लॉक मेटल में मिलेगा, तो आप लिखोगे पोलोनियम। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। तो लेफ्ट टू राइट भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो 4s2 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट, या 4s2 पर, या मैं कॉमन वर्ड NH2 ले लेता हूं, तो लेफ्ट टू राइट भी NH2 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम भी NH2 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये देखो, टॉप टू बॉटम भी NH2 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, देखो 4s2 पे 31 इस 4s2 को 31 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इस 5s2 को 49 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इस 6s2 को थेलियम का 81 प्रोटॉन खींच रहे हैं। इसीलिए ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज, ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो नीचे वाले हैवी मेटल्स हैं, हैवी पी ब्लॉक मेटल्स हैं, थेलियम, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम, इनका 6s2 काफी ज्यादा इनर्ट हो जाता है, इनका 6s2 क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इनर्ट हो जाता है। तो ये जो एलिमेंट है गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनकी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है और हायर ज्यादा स्टेबल है। तो इन सब में अगर मैं बात करूं, ये हटा रहा हूं मैं, पहले इसको वापस डिस्कस करते हैं। तो इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इनके अंदर गैलियम का +1 +3 दोनों बनेगा, लेकिन +3 ज्यादा स्टेबल है। इंडियम का +1 +3 दोनों बनेगा, लेकिन +3 ज्यादा स्टेबल है। जर्मेनियम का +2 +4 ज्यादा दोनों बनेंगे, लेकिन +4 ज्यादा स्टेबल है। Sn का +2 +4 दोनों बनेगा, लेकिन +4 ज्यादा स्टेबल है। एंटीमोनियम का +3 +5 दोनों बनेगा, लेकिन +5 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इस होता क्या है, ये जो है थेलियम, ये जो है हम बात कर रहे हैं थेलियम का, लेफ्ट राइट चल रहे हैं, थेलियम और उसके आगे पीबी,
बिस्मिथ और पोलोनियम। तो यहां पर अब मैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख रहा हूं, तो यहां पर थेलियम का पीबी का देखो, इसमें क्या है, इसमें थेलियम के पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, थेलियम के पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 6p1 है, तो थेलियम +1 बनता है। पीबी के पी में 6p2 है, बिस्मिथ के +3 है, अभी डिस्कस किया ही है मैंने, पोलोनियम का +4 अभी क्लियर किया ही था, क्योंकि यहां पर था 6p1, यहां था 6p2, यहां था 6p3 और यहां था 6p4। बाकी पीछे तो सबका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। भाई इसका क्या हो जाएगा, 6s2 4f14 5d 10। चलो वापस लिख दिया, और इस तरह से अब यहां पर ये इसकी स्टेबल होती है। अब ये +3 से +1 से +3 में मुश्किल से जाता है। यहां पर ये Pb+2 Pb+4 में बड़ी मुश्किल से जाता है, ये बड़ी मुश्किल से जाता है, ये बड़ी मुश्किल से जाता है। यानी इनकी ये जो हैवी मेटल्स है, इनकी ये वाली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ध्यान रखो मोर स्टेबल है। वो हमेशा ये पी ब्लॉक के हैवी मेटल्स थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम इनर पेयर इफेक्ट की वजह से अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, अपने आप को उसी में रखना पसंद करते हैं। और ये वाले अनस्टेबल हैं, ये वाले क्या हैं, अनस्टेबल हैं। ये कोशिश करते हैं, अगर किसी वजह से मजबूरी में बन भी गए तो वापस ये +3 +1 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, +4 +2 में, Bi+5 Bi+3 में, पोलोनियम +6 पोलोनियम +4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। यानी ये अपने आप को वापस किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये इसमें बदलने की कोशिश करेंगे, ये इसमें बदलेंगे, किस में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे। ठीक है, तो जब ये इसमें बदलेंगे तो ये +3 +1 में +4, तो क्या करेंगे, गेन करेंगे, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट +6 to +4 +5 to +3 Pb+4 से Pb+2 बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और मैंने अभी बताया जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए इनका ये सारी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंपाउंड होते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर भी वही वापस कंसेप्ट रिपीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन किया, और ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि पी ब्लॉक के जो हैवी मेटल्स हैं, ये हैवी मेटल्स हैं, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों रहना पसंद करते हैं, तो आप लिखोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये जो सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको बताया, अगर मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट में जो प्री पी ब्लॉक एलिमेंट के कंसेप्ट्स के जो वीडियो आपको दिए हैं या क्लासेस दी है, जिसमें मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट, शेप के कंसेप्ट, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी के कंसेप्ट, डायपोल मूवमेंट, फजान्स रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सारे अगर किसी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इनऑर्डिक उसको हमेशा इजी लगेगी। बाकी अगर छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन बिटवीन चैप्टर में आएंगे वो हम पैरेलल डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे।